भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का ये आह्वान है, छात्रों का आंदोलन है और भीड़ बढ़ती जा रही लगातार। और हमारे बीच में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से हमारे बीच में ये सर मिले हैं। इनसे मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। पहले मैं सत्य प्रकाश पाल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभापति हूँ। आज विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए ये शिक्षा का पूरी तरीके से देश के 90% लोगों के विरोध में काम करने वाली गैर संवैधानिक सरकार, जो ईवीएम के दम पर जिसने अपनी सरकार बनाई और उसी के दम पर धीरे 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 चारों देश के चारों पिलर्स को उसने अपने कब्जे में लिया। मीडिया में, जुडिशरी में, न्यायपालिका में, सब जगह तो उनका कब्जा है और उसी कब्जे के दम पर हमारे एक भी आदेश हमारे खिलाफ जाते हैं। पर यूपी में भी काफ़ी स्कूल बंद होने का अभी सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें से कुछ स्कूल बंद भी कर दिए गए हैं और कुछ स्कूल में ताला लगने वाला है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या मुद्दा उठाने आए हो? वो भी हम लोगों ने इसके संबंध में एक प्रोटेस्ट लखनऊ में किया था, सरकार को बैक जाना पड़ा। लेकिन इस समय फिर आक्रामक रूप से सरकार हमारे संवैधानिक शिक्षा के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री है चौथी फेर, उन्हें नहीं पता कि हमें क्या कहना है, क्या करना है। सारे के सारे काम जो है गैर कानूनी तरीके से न्यायपालिका के सारे वो पास करा लेते हैं। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो एक 27-75 रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, उसके खिलाफ पूरे देश का ब्राह्मण मीडिया चिल्लाने लगा। जब 10% रिजर्वेशन का सवाल आया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 2 दिन के अंदर पूरे देश में लागू हो गया। किसी ने न कोई सवाल किया, न कोई विरोध किया, न कोई डिमांड किया। और वो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो पूरे देश के लोगों के लिए था, जो पूरे समाज के लोगों के लिए था, वो सिर्फ 3% लोगों में सीमित होकर रह गया। ये है नरेंद्र मोदी की, भाजपा की और आरएसएस की सरकार, जिसका सहयोग अंदर खाने में कांग्रेस भी करती रही है। पर सरकार का कहना है कि हम लगातार नौकरियां दे रहे हैं, हम नई शिक्षा नीति को लेके आ रहे हैं, जा रहा है, लोगों की संख्या आती जा रही है। उन्हीं बीच में हमारे बीच में एक और सर जुड़ चुके हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नाराज अली है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ पार्टी मथुरा से। तो आप मथुरा से आप यहाँ आए हैं और यहाँ पे जो छात्रों का मुद्दा है उसको आप समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं? जी बिल्कुल, हम उसको समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। मैं आपको ऐसे छोटे से चंद लफ्जों में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जियो आया था सबसे पहले, तो जियो को फ्री दिया गया था। ऐसे ही जो नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है, नई शिक्षा नीति के अंदर सरकार ये कह रही है कि हम आपके बच्चे को नर्सरी से लेकर जो है खर्चा हम देंगे, फीस हम देंगे। लेकिन जब वो स्कूलों को खत्म कर देगी तो फिर क्या कहेगी सरकार? जैसे जियो ने आपको 350 रुपये लेने के लिए मजबूर कर दिया, इसी तरीके से आपको शिक्षा भी इसी तरीके से महंगी कर दी जाएगी। और बहुजन समाज के इसलिए हम इसका खुद विरोध कर रहे हैं, नहीं जाने देंगे। आपको लगता है कि इतनी भीड़ से आप जंतर मंतर में एकत्र हुए हैं, एकजुट हुए हैं, ये आवाज़ पार्लियामेंट और पीएम तक पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी, हमारी आवाज़ पहुंचती है। लेकिन ये यहाँ का जो मनु मीडिया है, मैं भ्रष्ट मीडिया बोलता हूँ, इस मीडिया ने जो आंखें बंद कर रखी है, वो सच्चाई को दिखाना नहीं चाहता। जबकि ये वो एक शेर कहा है, की याद तो आएंगे कई। हमारे बीच में इसी कारवां में और जुड़ चुके हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम सत्यपाल जी के साथ है, उत्तर प्रदेश में मथुरा से और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश में। तो अब लगभग मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये सर भी मथुरा से है, मथुरा से आप कितने लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं? हम लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आए हैं और कुछ आ रहे हैं। तो ये जो विद्यार्थी मोर्चा का है, आप विद्यार्थियों के लिए क्या मांगे हैं आपकी, जो आप उनसे पूछना चाह रहे हैं? हमारी मांग ये है, हमको भारतीय जो संविधान है, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया है, संविधान में समान शिक्षा के लिए कहा गया है। भारत के नागरिकों के लिए समान शिक्षा होगी, गुणवत्ता वाली शिक्षा होगी और निःशुल्क होगी। ये हम मांग करते हैं कि भारतीय संविधान के मुताबिक पूरे राष्ट्र में समान शिक्षा दी जाए। पर ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो आप बता रहे हैं, आप जिसके जिला अध्यक्ष हैं शायद, तो आप पिछड़ा
अपना विद्यार्थियों को, और क्या पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी इन सब जो नीतियाँ हैं इनसे पीड़ित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन और ये राष्ट्र के कोने कोने में फैला हुआ है। हमारा जो जाहिरी समर्थन है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लिए, हम हर कदम पर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के साथ लड़ेंगे। और लगातार भीड़ मैं देखता जा रहा हूँ, आप पीछे भी देख सकते हैं जिस तरह भीड़ बढ़ती जा रही है लगातार। यहाँ पे संख्या जब मैं आया था बहुत कम थी, मगर जैसे देखते देखते 1 घंटे के अंदर ये पूरा जंतर मंतर भर चुका है। और उसी बीच हमारे बीच में लोग भी जुड़ रहे हैं जो काफ़ी जगहों से आ रहे हैं, उन्हीं के बीच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम छेदी कोटे है, मैं प्रधान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। तो आप तो उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से हैं? कानपुर। अच्छा, तो आपका यहाँ पे आना और आप जिस बहुजन मुक्ति पार्टी से बोल रहे हैं, तो क्या ये पार्टी और ये संगठन जो है ये आपस में दोनों मिलते जुलते हैं? बहुजन मुक्ति पार्टी आज जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की तरफ से राष्ट्रीय स्तर की कॉल दी गई है, जिसके 17 मुद्दे हैं लगभग आज की ये जो रैली जंतर मंतर में हो रही है, इसी में जैसे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और स्कूल जो मर्जिंग के नाम पर देश में पूरे देश के अंदर लाखों स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वो शिक्षा SC/ST OBC को शिक्षा से विहीन करने का मामला है, उनके अंदर से जो एजुकेशन है वो खत्म करने का मामला है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है जो विद्यार्थी मोर्चा उठा रहा है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी ही पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में बहुजन मुक्ति पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो विद्यार्थियों के साथ स्कूल मर्जिंग के खिलाफ मुद्दे पर पूरा जाहिर समर्थन घोषित किए हुए है। और इसी के तहत बहुजन मुक्ति पार्टी के हजारों कार्यकर्ता पूरे देश से जंतर मंतर दिल्ली में पहुंच रहे हैं। अभी तो ये लाखों की तादाद में, अभी आप 1 घंटे बाद देखिएगा, ये लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ आने वाली है। और मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ, योगी सरकार को, मोदी सरकार को, दिल्ली में सेंट्रल में मोदी की सरकार है बीजेपी की, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जंतर मंतर तो अभी झांकी है, अभी तो संसद भवन बाकी है। अभी हम लोग 10 लाख की संख्या में संसद भवन का घेराव करेंगे। आपका सीधे सीधे डायरेक्ट कनेक्शन नेपाल से जोड़ रहे हैं, जो वहाँ पे जन आंदोलन हुआ वो भी आप यहाँ करने का प्रयास है? नेपाल का जो जन आंदोलन हुआ उसमें आपने देखा कि बड़े पैमाने पे युवाओं ने वहाँ सड़कों पर उतर के आंदोलन किया, और जो जानकारी हमारे पास है वो उसके अनुसार वहाँ भी सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो जातिवाद का मुद्दा था। उसमें से जो जितने प्रधानमंत्री बनाए गए थे उसमें 99% प्रधानमंत्री एक ही बिरादरी जाति के बनाए गए थे। और यही हाल जो है सारे प्रशासन और शासन में सभी जगह, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो जो है कार्यपालिका हो, सभी जगह एक जाति विशेष का कब्जा था। इसलिए वहाँ पर जन आंदोलन हुआ, और ऐसा ही जन आंदोलन भारत में वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, जो भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज नहीं तो 2030 तक लेकिन ये आंदोलन होगा। और भारत के लोग, अभी 15 अगस्त 1947 वाली आज़ादी झूठी है, हम नारा लगाते हैं ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है, तो असल में आज़ादी हमारी अभी नहीं मिली है। हम लोग 2030 तक SC/ST OBC को ब्राह्मणवाद से, यानी ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ाद करवाने का काम करेंगे। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये कहना है कि वो OBC चेहरा OBC है, मगर आपका फिर कहना है कि एक ही जाति के लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते आए नेपाल में, पर हमारे देश में तो OBC बन गया ना। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री हैं, उनको RSS ने नॉमिनेट किया हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में गोवा में RSS की मीटिंग होती है, और RSS की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को एज अ प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। यानी ये नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है। नॉमिनेटेड शब्द जो है वो संवैधानिक शब्द है। मैं आपके जो इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई एक आदमी शादीशुदा होता है और वो शादी करता है तो उसकी पत्नी होती है, तो कोई रिश्तेदार आता पूछता ये कौन है, तो वो कहता
ये मेरी पत्नी है, ये मेरी आपकी भाभी है, तो एक और औरत होती है, वो पूछता ये कौन है, तो कहता ये आपकी दूसरी वाली भाभी है, यानी कि वो रखी हुई भाभी है, यानी रखी हुई पत्नी है। ऐसे ही प्रधानमंत्री भी ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। तो उनका जो ओबीसी का कहना है, जो वो ओबीसी जाति से आते हैं, वो निराधार है या आप मानते हैं कि उसी को खोटा है? ओबीसी हम लोग गांव के लोग हैं। गांव में जो किसान होता है, अनपढ़ किसान होता है, तो वो अपनी खेती में जो पक्षी आते हैं फसल का नुकसान करने के लिए, तो वो क्या करता है, फटा पुराना किसान खड़ा कर देता है, पुतला खड़ा कर देता है ऐसे करके। तो ऐसे ही आरएसएस ने ओबीसी के नाम पर ओबीसी का असल नेतृत्व नहीं पैदा किया है, बल्कि एक पुतला खड़ा करने का काम किया। नरेंद्र मोदी पुतला है। अगर ओबीसी का होता तो सबसे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की गिनती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। तो आज का जो ये आपका आंदोलन है, इसमें जो आपने 17 मुद्दे बताए, उसमें नई शिक्षा नीति भी आपने डाली है। क्या लगता है कि नई शिक्षा नीति कितना नुकसान पहुंचा रही है आज के युवा को और आज के जो भी यहाँ पे बच्चे आए हैं आंदोलन में? नई शिक्षा के तहत इस देश में जो आरएसएस की सरकार चल रही है, वो इस देश में गुरु गोलवलकर को पढ़ाना चाहती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ाना चाहती है, हेड गेवार को पढ़ाना चाहती है। तो ये तो चलने वाला नहीं। पर सरकार तो इनको आज़ादी के लोग बताते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने साथ दिया, पर आप वो कह रहे हैं कि इनको पढ़ाना गलत है। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने साथ नहीं दिया है, बल्कि अंग्रेजों की मुखबरी किया है, अंग्रेजों की चापलूसी किया है। मैं ये कहता हूँ आपके चैनल से, ऐलानिया कह रहा हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो कहनी पड़ेगी। अपने लोगों को जगाना है तो सच्चाई तो कहना पड़ेगा ना। आज भगत सिंह की जो फांसी हुई, वो भगत सिंह की फांसी गांधी की वजह से हुई। अगर गांधी जी चाहते तो वो भगत सिंह फांसी करना चाहता वो बच सकता। तो आज जो आप हमारी नई शिक्षा का मुद्दा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो कि आपको नई शिक्षा नीति जो है वो वापस करवानी है, या फिर कितना नुकसान पहुंचा रही है आपको? देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ईवीएम मशीन का है। जिस दिन ईवीएम मशीन हट जाएगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और जिसको हम चाहते हैं वो जीत कर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। ये हमारी समस्या बहुत आ रही है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम राजेंद्र घोष है, जिला कानपुर से आया हुआ हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जो आज ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा आज जो प्रदर्शन कर रहा है, रैलियाँ कर रहा है, ये रैलियाँ क्यों करनी पड़ रही है? जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विनाश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अगर विकास करना ही है तो इस देश के 85 से 90% लोग हैं, जो बच्चे हमारे नए युवा हैं, उनको रोजगार देने का काम करें। आप रोजगार दे नहीं रहे, क्या देश को बेवकूफ समझ रखा है क्या? आप कहाँ से आए हैं? ध्यान दे, अगल बगल से आया हुआ है। अच्छा, तो आपके भी बच्चे हैं? और जी, मेरे भी बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं। आज वो कंडीशन में कर दिया है, जब ये देश गुलाम था, हमारा समाज किसी का मोहताज नहीं था। आज कहते हैं कि देश आजाद है। आज उस कंडीशन इस 90% को झोंक दिया गया है कि आज अपने बच्चों की शादी करने लायक नहीं बचा है। सर कहते हैं कि देश आजाद है। देश आजाद होता तो आज ये हमारे देश के युवा आज रोड पे ना उतरते। आपका जो निजी काम है, आप क्या करते हो और आज क्या छोड़ के इस आंदोलन में शामिल? जी, मैं आउटसोर्सिंग गुलामी की नौकरी कर रहा हूं, जो आज हम लोगों को गुलाम बना दिया गया। अगर मोदी जी अगर सही काम कर रहे हैं तो एक को 60,000 दे रहे हैं, एक को 24,000 दे रहे हैं। 60,000 वाला भी वही काम कर रहा है, 24,000 वाला भी वही काम कर रहा है, 60,000 वाला भी वही झाड़ू लगा रहा है, 24,000 वाला भी वही झाड़ू लगा रहा है। 8,000 रुपए वाले को भी 60,000 वाले को 2 से 3 तारीख को तनख्वाह बांट दी जाती है, 24,000 वाले को 2 से 3 तारीख को तनख्वाह बांट दी जाती है। और जिसको जो
अच्छा हुआ काम कराया जाता है। 1931 में ओबीसी की जाति आधारित गिनती, एक अंग्रेज नाम का विदेशी था, वो ईमानदार था, उसने 1931 में 52% संख्या के आधार पर उनको आरक्षण दिया। मगर एक ये विदेशी जो घुस बैठा हुआ है, देश का सत्यानाश कर रहा है, कहना मैं देश का विकास कर रहा हूँ। मेरा नाम राजेंद्र बोध है, मैं जिला कानपुर में रहता हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं कह के यही बात करना चाहूँगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दी जाए, ओबीसी की जाति आधारित गिनी जाए, और न युवा बच्चों को रोजगार देने का काम इस सरकार से मेरा निवेदन है